सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. Okay. अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अभी के जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी उसमें हम लोगों ने WPFM सिग्नल कैसे जनरेट कर सकते हैं, NBFM सिग्नल कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्या होता है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है। साथ में फेस मॉड्यूलेशन की जनरल इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जनरल इक्वेशन, ठीक। जब हमने FM की जनरल इक्वेशन देखी, हमें वो इक्वेशन क्या मिली थी? सर वॉइस नहीं आ रही है। अभी वॉइस क्लियर है? अभी वॉइस आ रही है? यस सर, यस यस सर। तो जब हमने FM का जनरल इक्वेशन निकाला था तो वो क्या था? AC cos 2 pi FCT प्लस 2 pi KF इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल और वहीं जब हमने फेस मॉड्यूलेटेड वेव निकाली थी, ठीक, तो फेस मॉड्यूलेटेड वेव हमें क्या मिली थी? AC cos 2 pi FCT प्लस KP, ये हमें फेस मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक। साथ ही साथ जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को किया था तब हमने एक चीज ये भी देखी कि दोनों में एक रिलेशन मिल रहा था। वो रिलेशन क्या कह रहा था कि अगर मान लो मेरे पास एक फेस मॉड्यूलेटर, एक ऐसी डिवाइस जिसको अगर हमने कोई मैसेज सिग्नल MT प्रोवाइड किया, ठीक,
हमारे पास फेस मॉड्यूलेटर है और उसको हमने एक मैसेज सिग्नल एमटी प्रोवाइड किया है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एस ऑफ पीएमटी, मीनिंग ये वाली इक्वेशन। अगर हमें इसी ब्लॉक डायग्राम मीनिंग इसी सर्किट से अगर हमें पीएम फेस मॉड्यूलेटेड वेव ना फाइंड आउट करके हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव अगर उससे लेनी है, तो हम क्या करें, यहाँ पे जहाँ हम मैसेज सिग्नल दे रहे हैं, मैसेज सिग्नल ना देके यहाँ पे हम एक इंटीग्रेटर लगा दें और इंटीग्रेट करने के बाद देन मैसेज सिग्नल ठीक। वहाँ हमने देखा था जब हमने कोसाइन सिग्नल और साइनसॉइडल सिग्नल का हमने फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों फाइंड आउट किया था, तो हमने देखा था इक्वेशंस जो आ रही थी वो सेम आ रही थी, इक्वेशंस जो आ रही थी वो सेम आ रही थी, बस डिफरेंस क्या हो रहा था कि मैसेज सिग्नल अगर एक जगह तुमने साइन लिया, इसमें अगर तुमने साइन 2 पाई एफएम लिया और इसमें यहाँ पे मैसेज सिग्नल की जगह पर cos 2 पाई एफएम लिया, तो ये दोनों इक्वेशन जनरल एक्सप्रेशंस जो दोनों बनेंगी वो दोनों एक्सप्रेशन सेम बनेंगी। और वहीं से हमें पता चला था कि अगर कोई ब्लॉक डायग्राम या हमारे पास कोई ऐसा मॉड्यूलेटर है जो फेस मॉड्यूलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, और उससे हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन चाहिए, तो हम क्या करें, जो मैसेज सिग्नल है उसी मैसेज सिग्नल को इंटीग्रेट करके तब यहाँ भेजें। तो मीनिंग ये अगर इस पूरे ब्लॉक को देखो, ये जो इंटीग्रेटर के साथ जो ये ब्लॉक बना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। इस ब्लॉक को, ये जो पूरा ब्लॉक बना है, इस ब्लॉक को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेटर के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है, ठीक। मीनिंग अगर हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक फेस मॉड्यूलेटर ले, एक इंटीग्रेटर ले, तो जो ओवरऑल ब्लॉक ये बनेगा ये क्या काम करेगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का। इसी तरीके से अगर लेट्स से हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, और हम चाहते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की हेल्प से हम किसी मैसेज सिग्नल एमटी का फेस मॉड्यूलेशन फाइंड आउट करें, ठीक। अगर हम डायरेक्टली इस मैसेज सिग्नल एमटी को यहाँ पे एज अ इनपुट देंगे तो जो आउटपुट आएगा वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होगा, ठीक। हम चाहते हैं कि फेस मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिले इस मैसेज सिग्नल एमटी की, तो हम क्या करेंगे, मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले बीच में एक डिफरेंशिएटर लगाएंगे, बीच में एक डिफरेंशिएटर लगाएंगे और देन हम इस डिफरेंशिएटर का जो आउटपुट आएगा उसको यहाँ पे हम इनपुट देंगे, उसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में एज अ इनपुट प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो पूरा ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये कैसा काम करेगा, फेस मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा। यहाँ जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा एस पीएमटी, जबकि मैसेज सिग्नल, तो ये बेसिकली इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन फेस मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रिलेशन बिटवीन फेस मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दैट मीन्स अगर किसी मैसेज सिग्नल का कोई हमने फेस मॉड्यूलेशन कराया है, ठीक, तो मे बी उस किसी और मैसेज सिग्नल के लिए वही डिवाइस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दे रही होगी। जैसे यहाँ पे अगर हम mt इज इक्वल टू cos 2 पाई fmt लें, तो cos 2 पाई fmt इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2 पाई fmt
और इस sin 2 पाई FMT का जब फेस मॉड्यूलेशन कराओगे तो यहाँ आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा sin 2 पाई FMT। ठीक, और यही सेम इक्वेशन मिलती अगर तुमने मैसेज सिग्नल MT लिया होता sin 2 पाई FMT और केवल फेस मॉड्यूलेटर में डायरेक्टली उसको एज अ इनपुट दिया। ठीक, तो फेस मॉड्यूलेटर की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की हेल्प से हम फेस मॉड्यूलेशन जनरेट कर सकते हैं। कैसे? एक डिफरेंशिएटर लगा के, यहाँ पे एक इंटीग्रेटर लगा के। इस पॉइंट से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई मान लो जब हम ट्रांसमीटर डिजाइन कर रहे हैं, मान लो हम कहीं पे अपना एक रेडियो चैनल का सेटअप कर रहे हैं और वहां पे हमें जो ट्रांसमीटर सेटअप करना है और उस ट्रांसमीटर पे हम FM चैनल चलाना चाहते हैं और FM सिग्नल जनरेट करना चाहते हैं। ठीक, तो जब वो सेटअप बनेगा तो उस सेटअप में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये फेस मॉड्यूलेशन हो रहा है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है, क्योंकि वही डिवाइस, वही पूरा सेटअप किसी पर्टिकुलर सिग्नल के लिए फेस मॉड्यूलेशन की तरह काम कर रहा है और वही सेटअप किसी दूसरे सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तरह काम कर रहा है। राइट, दैट इज व्हाई जनरेशन ऑफ FM एंड PM हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ते, दोनों सेम है, दोनों एक ही तरह से बिहेव करते हैं, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, दोनों ही एंगल मॉड्यूलेशन। जब उसके पैरामीटर्स पढ़ते हैं तो वो हम अलग अलग पढ़ते हैं, लाइक फेज डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक, तो अब हमें जो करना है वो क्या है, जनरेशन ऑफ FM ऑब्जेक्ट P। ठीक, अब चाहे इसको जनरेशन ऑफ FM बोलो या जनरेशन ऑफ PM बोलो, बात एक। तुम्हें जो इन जनरल क्वेश्चन आता है कहीं पे भी जनरेशन ऑफ PM नहीं पूछता है, जहां पे पूछता है वहां पे तुमसे ये कहेगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का जनरेशन कैसे होता है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब क्योंकि जो दूसरा वाला मेथड है इसको एक साइंटिस्ट थे आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने ये मेथड दिया था, तो इस वजह से कई बार हम लोग इसको आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड को हम आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड भी, वन बाय वन पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड देखें। तो पहले समझते हैं कि भाई देखो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है। हमें बेसिकली करना क्या है, जनरेशन करना है एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मीनिंग हमें कोई एक ऐसी डिवाइस चाहिए, एक ऐसा सर्किट चाहिए जो क्या कर रहा हो, जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करे वैसे वैसे वो सीटी की यानी करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करता जाए। जैसे जैसे हमारा मैसेज सिग्नल वेरी करे उसके रिस्पेक्ट में वो करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। ऐसा कोई सेटअप हमें चाहिए जिसको हम एक साइड से इनपुट में हम जब मैसेज सिग्नल दें तो वो क्या करे, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करे वो मैसेज सिग्नल पे डिपेंडेंट हो और मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ चेंज होती है। अब फर्स्ट थिंग हमें पता है कि भाई अगर हमें फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है यानी एक साइनोसॉइडल वेव जनरेट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑसिलेटर। उसके
उसके लिए हम यूज करते हैं ऑसिलेटर। डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटर्स हो सकते हैं। यहाँ पे जो हम डायरेक्ट मेथड में यूज कर रहे हैं वो हमारा एक एलसी ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर है एलसी ऑसिलेटर है, उसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक, जरूरी नहीं है कि एक ही इंडक्टर लगाओ, मोर देन वन इंडक्टर भी हो सकते हैं, मोर देन वन कैपेसिटेंस भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन इन जनरल हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई एक इंडक्टर लगा, एक कैपेसिटर लगा। ठीक, ये ऑसिलेटर बनाया कैसे जाता है? लेट्स से ऑसिलेटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। C1 बोल रहे हैं, अभी पता चलेगा कि क्यों हमने C1 लिखा। आई गेस सभी लोगों ने इस सर्किट को देखा जरूर होगा, बस हाँ शायद किसी नए नाम से देखा हो। नाम था टैंक सर्किट। इसको हमने देखा होगा नेटवर्क पढ़ी थी तो वहां पे हमने देखा होगा टैंक सर्किट। जब एसी एनालिसिस वाला चैप्टर यूनिट पढ़ा होगा तो वहां पे तुमको ये मिलेगा। ठीक, ये बेसिकली वर्क कैसे करता है? देखो, इंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर रखा है, कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखा है। ठीक, तो ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे तुम्हारी दो डिफरेंट एनर्जीज एक दूसरे को जनरेट कर रही है और एक दूसरे की वजह से जनरेट हो रही है। ठीक, इंडक्टर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकता है, कैपेसिटर क्या है? एक मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये अपनी एनर्जी इनके पास भेजेगा, ये अपनी एनर्जी वापस इनके पास भेजेंगे, फिर ये इनके पास भेजेंगे, फिर ये इनके पास भेजेंगे। नहीं, वो जो एनर्जी है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इस सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो एनर्जी इन्हीं दोनों डिवाइसेस के बीच में ऑसिलेट करती रहेगी। ठीक, अगर ऑसिलेशन समझ में ना आ रहा हो तो क्या है ऑसिलेशन, तो 11th 12th में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था और उसमें जो पेंडुलम पढ़ा था, ठीक, पेंडुलम अपने पॉइंट से ऐसे रोटेट करता रहता है। ठीक, तो ऑसिलेशन मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सिग्नल अपनी जो वैल्यू है, सिग्नल जो अपनी अपना जो स्ट्रक्चर है, सिग्नल जो अपनी उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, अपनी जो वैल्यू को रिपीट कर रहा है। और ये रिपीटिशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में। ठीक, तो ये जो ऑसिलेटर है ये बेसिकली अगर एक टैंक सर्किट इस तरह से बनाते हैं तो ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिसको हमने लेट्स से एफ नॉट लिखा, और वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर जो लगे हैं उनकी वैल्यूज 1/2 पाई अंडर रूट एल इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट। ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है कि टैंक सर्किट क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जहाँ पे एल इक्विवेलेंट क्या है, इंडक्टर्स का इक्विवेलेंट, और सी इक्विवेलेंट क्या है, सारे कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट। हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2, दो सीरीज में इंडक्टर है, सी इक्विवेलेंट की जगह पे हमने C1 लिख लिया, एक ही कैपेसिटर। अब यहाँ से हमें एक चीज तो क्लियर हो कि भाई ये जो टैंक सर्किट है वो इस फ्रीक्वेंसी का एक साइनोसॉइडल सिग्नल हमें प्रोवाइड करते हैं। मीनिंग एक तरह से कहें तो ये टैंक सर्किट हमें अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2f0, जिसकी फ्रीक्वेंसी f0। ठीक, ये टैंक सर्किट क्या कर सकता है, कैरियर सिग्नल हमें प्रोवाइड कर सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी f0। हमें इसी कैरियर सिग्नल का मॉड्यूलेशन कराना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कराना, मतलब हमें कुछ
कुछ इस तरह से करना है कि ये जो एफ नॉट है, ठीक, ये एफ नॉट वेरी करे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ। ये एफ नॉट वेरी करे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और डिवाइस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और ये डिवाइस क्या कहलाती है, वैरेक्टर डायोड। ये क्या कहलाती है, वैरेक्टर ठीक है। अब पहले थोड़ा सा इस डिवाइस के बारे में जान लें। जैसे हम लोगों ने ईडीसी में इस डिवाइस के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक देखा था कि इन प्रिंसिपल्स पे ये वर्क करती है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो वैरेक्टर डायोड है, ये बेसिकली फर्स्ट थिंग तो रिवर्स बायस में काम करता है। फर्स्ट थिंग रिवर्स बायस में, ठीक। और ये बेसिकली इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है कि रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, डिप्लीशन कैपेसिटेंस जो एग्जिस्ट करता है, ये उसके फिनोमिना पे काम करता है। मीनिंग वैरेक्टर डायोड एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम कैपेसिटेंस को वेरी करा सकते हैं। कैसे वेरी करा सकते हैं भाई, एक वैरेक्टर डायोड था, उसको हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, ठीक। हमें पता है ये डिप्लीशन कैपेसिटेंस जो है वो कितना होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन W, ठीक। जहाँ पे A क्या है, वो डिप्लीशन रीजन का एरिया, और W क्या है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ, ठीक। अब जैसे जैसे तुम रिवर्स बायस अप्लाई करो, ये तुम्हारे पास वैरेक्टर डायोड था, सिंबल समझ लेना, डायोड और उसके आगे ऐसे C का सिंबल और ये एरो, ठीक। अब इसके अक्रॉस अगर ऐसे तुमने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया और इसको रिवर्स बायस किया, तो जैसे जैसे तुम वोल्टेज, जैसे हमने कहा ये VT वोल्टेज, ये VT वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, ये P है, ये M है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे जैसे यहाँ पे रिवर्स बायस को इंक्रीज करोगे, होगा क्या, डिप्लीशन विड्थ जो होगी वो इंक्रीज करेगी। वोल्टेज रिवर्स बायस का वोल्टेज अगर आप वेरी कराओगे, उस वेरिएशन की वजह से डिप्लीशन विड्थ वेरी करेगी। अब जब ये डिप्लीशन विड्थ वेरी करेगी, उस डिप्लीशन विड्थ के वेरिएशन की वजह से ये कैपेसिटेंस चेंज होगा। डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज कर रही है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, ठीक। ये प्रॉपर्टी है तुम्हारे वैरेक्टर डायोड। मीनिंग वैरेक्टर डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो जिस डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज लगाओगे, उस वोल्टेज पे उसका कैपेसिटेंस डिपेंडेंट रहता है, कि जैसे जैसे उस डिवाइस के अक्रॉस का वोल्टेज चेंज करोगे, वैसे वैसे उसके अक्रॉस का कैपेसिटेंस चेंज होगा। अब यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, अब हमारे पास डिवाइस तो ऐसी है जिसका कैपेसिटेंस वोल्टेज के साथ वेरी कर सकता है। अब किसके साथ हमें वेरी कराना है, तो मैसेज सिग्नल के साथ वेरी कराना है। लेट्स से यहाँ पे हमने डायोड के अक्रॉस मैसेज सिग्नल M3 एज अ इनपुट दे दी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब क्या होगा, इस ये मैसेज सिग्नल इस वैरेक्टर डायोड को एक रिवर्स बायस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जैसे डायोड की इस वैरेक्टर डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा, डायोड का कैपेसिटेंस चेंज होगा। लेट्स से इस
कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, वो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। और ये C2 कैसा है, वेरिएबल कैपेसिटर। ये C2 कैसा है, वेरिएबल कैपेसिटर, मीनिंग जैसे जैसे तुम इस डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज चेंज करोगे C2 चेंज हो सकता है। भाई यही तो हमें चाहिए था, हम यही चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसी डिवाइस हमको मिल जाए जिसके इनपुट पे हम मैसेज सिग्नल प्रोवाइड करें और वो डिवाइस एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करे जो कि उस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट। तो ये पूरा ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक एक ऐसी डिवाइस की तरह काम कर रहा है जिसमें जब हमने मैसेज सिग्नल को का एम्पलीट्यूड वेरी करा है तो इस डिवाइस से जनरेट होने वाली फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। ठीक? और इस पूरे ब्लॉक को हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। एक ऐसा ऑसिलेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी को इनपुट वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, एक ऐसा ऑसिलेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। और जो इतना पार्ट है, ये जो LC ऑसिलेटर इतना पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हार्टले ऑसिलेटर। इसको हम बोलते हैं हार्टले ऑसिलेटर। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाता है, डायरेक्ट मेथड ना पूछ के वो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि भाई जो हार्टले ऑसिलेटर की हेल्प से कैसे हम जनरेशन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। तो तुम्हें ये नाम याद रखना है, यहाँ जो हमने LC ऑसिलेटर यूज किया उसका नाम क्या है, हार्टले। ठीक, अब ये भाई किस तरह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोवाइड करेगा, तो जैसे जैसे हम मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे डिप्लीशन वेव हमारी इंक्रीज होगी। रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, डिप्लीशन वेव इंक्रीज होगी जब मैसेज सिग्नल उसके अक्रॉस का वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज होगा। जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज होगा डिप्लीशन वेव इंक्रीज होगी। डिप्लीशन वेव के इंक्रीज होने की वजह से कैपेसिटेंस जो कि एप्सिलॉन A अपॉन W है, ठीक, ये जो कैपेसिटेंस डिप्लीशन वेव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो डिक्रीज होगा। ठीक, अब यहाँ देखो इस कैपेसिटेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये F0, इस कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये F0। तो जब कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। जब हमने FM सिग्नल पर तब हमने तुम्हें बताया था कि मैसेज MT अगर इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव है तो वहां के केस में FI जो होती है ग्रेटर देन होती है ST। जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे फ्रीक्वेंसी होती है वो अनमॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। और यहाँ पे भी हमें ये चीज देखने को मिल गई। एट द सेम टाइम जब मैसेज सिग्नल का नेगेटिव हाफ आएगा, यानी मैसेज सिग्नल जब डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो जैसे जैसे मैसेज सिग्नल डिक्रीज होगा W डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा और F0 डिक्रीज होगा, है ना। यहाँ पे जो तुम्हारा सर्किट है वो तुम्हारा मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ प्रॉपर्ली बिहेव कर रहा है, प्रॉपर्ली पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर इसी सर्किट को हम एक ब्लॉक डायग्राम से शो करना चाहें कुछ इस तरीके से शो कर,
क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। इनपुट में क्या दिया है, ऐसे सिग्नल, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एफएम। यहाँ तक में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। अब भाई ये मेथड तो काफी अच्छा था, काफी इजी था, केवल एक दो तीन इंडक्टर कैपेसिटर लगाए, एक बैरेक्टर डायोड लगाया, काम हो गया, आराम से हमारा फ्रीक्वेंसी जनरेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जनरेशन हो रहा है। जितना सोचा हमने कहा भाई ये तो बहुत सस्ता सेटअप है, चलो हम भी एक अपना रेडियो चैनल खोलते हैं। हमने ये ऑसिलेटर लगा के अपना डिसाइड किया कि हम 98.3 मेगाहर्ट्ज पे अपना चैनल चलाएं। मीनिंग हम क्या करेंगे कि जितने भी गाने हमें बजाने होंगे वो उन सबका मॉड्यूलेशन कराएंगे इस करियर फ्रीक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज करियर। और उसके लिए हमने L1, L2 और C1 को इस तरह से सेलेक्ट किया कि 1/2 पाई L1 प्लस L2 इंटू C1, यानी जो इनिशियल हमने F0 इस टैंक सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, मीनिंग F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 इंटू C1, वो हमारी 98.3 मेगाहर्ट्ज है। ठीक, इनिशियली वो रही भी। हमने पहला गाना बजा दिया, रिसीवर ने प्रॉपरली उस गाने को सुना। एक सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि ये इंडक्टर और कैपेसिटेंस आइडियल नहीं है, इनकी अपनी कुछ लिमिटेशन है। ठीक, इन्होंने क्या किया, अपनी वैल्यूज, इनकी जो वैल्यूज थी उनमें कुछ डिग्रेडेशन आया, उनमें कुछ वेरिएशन आया, और उस वेरिएशन की वजह से जो अभी तक हम 98.3 मेगाहर्ट्ज का अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर रहे थे, अब वो हो गया 99.1 मेगाहर्ट्ज। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो एलसी नेटवर्क है, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का जो नेटवर्क है, वो स्टेबल नहीं है, वो एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। ठीक, अब सोचो, हमारा जो रिसीवर था, जो वहां पे गाना सुन रहा था 98.3 में, उसको तो नहीं पता है ना कि हमने, हमारा जो ट्रांसमीटर है उसने करियर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है। अब जब करियर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, तो भाई जब तक इस करियर फ्रीक्वेंसी पे तुम दोबारा सेट नहीं करोगे, तब तक मेरे चैनल का गाना तुम्हें सुनाई नहीं देगा। जस्ट इमेजिन कि अगर किसी एफएम चैनल ने इस तरह का ये डायरेक्ट मेथड वाला फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज किया, ठीक, तो उस रेडियो चैनल के गाने सुनने के लिए तुम पूरा दिन बैठ के चैनल बदलते रहोगे, पूरा दिन बैठ के नॉब घुमाते रहोगे, फ्रीक्वेंसीज सेट करते रहोगे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो डायरेक्ट मेथड का था, वो क्या था? अनस्टेबिलिटी, इन फ्रीक्वेंसी जनरेशन। जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है वो क्या हो रही थी? अनस्टेबिलिटी थी उसमें, स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर रहा। दूसरी क्या दिक्कत थी कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो इंडक्टर और कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस और इंडक्टेंस का कुछ लिमिटेशन है, एरिया वाइज लिमिटेशन है, वैल्यू वाइज लिमिटेशन है, और कुछ लिमिटेशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी एक लिमिटेशन है कि इतनी ही फ्रीक्वेंसी तक सिग्नल जनरेट हो सकते हैं।
लिमिटेशन इन फ्रीक्वेंसी जनरेशन, मीनिंग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हम इससे जनरेट नहीं कर पा रहे, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का क्लियर सिग्नल हम जनरेट नहीं कर पा रहे। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें समझ में आ गया कि डायरेक्ट मेथड किसी काम का नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। तब आए आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, तब आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने दिया इनडायरेक्ट। उन्होंने कहा दिया इनडायरेक्ट, इसी को हमने और क्या बोला, आर्मस्ट्रॉन्ग। इस मेथड का यूजफुलनेस क्या थी? पहला, स्टेबिलिटी मिल रही थी। दूसरा, हाई फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर पा रहे थे, हाई फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर पा रहे थे। ये दो बेसिक यहाँ पे एडवांटेज हमको डायरेक्ट मेथड में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। इनडायरेक्ट मेथड में ये जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेशन था, इसको अटेन करने के लिए हमने एक डिवाइस यूज की, नाम था फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई। मतलब इसका काम क्या है कि भाई मान लो तुमने एफएम फ्रीक्वेंसी दी इसको एग्जैक्ट इनपुट, तो ये क्या करेगा, लेट्स से ये मल्टीप्लायर nth ऑर्डर का है, तो ये क्या करेगा, n FM फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देगा। मतलब फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेगा। कोई सिग्नल दिया FM फ्रीक्वेंसी का, ठीक, तो आउटपुट वो क्या देगा, n FM फ्रीक्वेंसी का एक आउटपुट। ये जो लिमिटेशन थी हमारी, वो हमने यहाँ पे दूर कर ली। कैसे? एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर लगा। और ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर अभी आगे देखेंगे कुछ और नहीं, हमारी स्क्वायर लॉ डिवाइसेस। हम ऑलरेडी इनको देख चुके हैं जब हमने एम जनरेशन देखा था, ठीक, तब हम पता चला था कि हाँ भाई ये कुछ और नहीं, स्क्वायर लॉ डिवाइसेस। एक काम करो, सभी लोग क्लास को रीज्वाइन कर लो, देन आगे